हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे बिजनेस का सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। तो आज हम करने वाले हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि FW टेलर के साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जो FW टेलर थे वो एक इंजीनियर, एज इंजीनियर जो है उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया था, स्टील कंपनी USA में। और उन्होंने अपनी इसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए जो FW टेलर थे उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स को सेट आउट किया था। और इनकी इसी कंट्रीब्यूशन के लिए जो FW टेलर हैं उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जाना जाता है। तो आपने फ्यूल में भी ये लाइन पढ़ी थी, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि जो फ्यूल है उनको किन के लिए जाना जाता है और FW टेलर को किन के लिए जाना जाता है। Scientific management attempt to eliminate waste to ensure maximum production at a minimum cost। तो ये जो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाई थी FW टेलर ने, उनका मेन अटेम्प्ट क्या था, उन्होंने इसके ऊपर क्यों इतना वर्क किया कि वो जो भी वेस्टफुल चीज़ें थी उनको एलिमिनेट करके, यानी कि उस चीज़ को हटा करके उन्होंने क्या इंश्योर करा, एक मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। तो ये टेलर की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब हम उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, पहले उसका हम मीनिंग समझेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो भी सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि आपको साइंस को अप्लाइड करना है अपने मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या हुई? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want man to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। तो टेलर ने क्या इंसिस्ट किया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका क्या मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि जो आपके मैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या करना है और आपको उन्हें देखना है कि उसी चीज़ को वो अपने बेस्ट वे में करें और चीपेस्ट वे में करें। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। तो अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो बच्चे, जो ये आपका टेलर का FW टेलर का फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो पहले हम सिर्फ रूल ऑफ थंब का ही मीनिंग समझते हैं कि रूल ऑफ थंब होता क्या है। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। मतलब कि जहाँ पे जो मैनेजर है वो डिसीजन कैसे ले रहा है, अपनी इंट्यूशन से या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। बट FW टेलर क्या इंसिस्ट करते हैं कि दैट ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि मुझे मान लीजिए कोई चीज़ स्टडी करनी है, मतलब कोई भी मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। पहले मैंने नहीं किया, मेरी इंट्यूशंस कह रही है कि हाँ अगर ये सिचुएशन है या हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे टेलर क्या कह रहे हैं कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ करना। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर आपका ईच एंड एवरी टास्क कि जो भी आप काम कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे परफॉर्म होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपकी साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। So there should be a scientific plan along with standardized equipment to do work efficiently and effectively। तो यहाँ पे टेलर कह रहे हैं कि आपके जितने भी प्लान्स हैं वो साइंटिफिकली बने होने चाहिए और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज होने चाहिए ताकि आप अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाओ। तो बच्चे जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने फ्यूल के प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ आपको मैंने ये भी टिप्स बताए थे कि अगर आपको, क्योंकि प्रिंसिपल आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं केस स्टडीज़ में, तो केस स्टडीज़ में सिनेरियो गिवन होगा जहाँ पे आपको प्रिंसिपल को क्या करना है,
आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने वहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स जब डिस्कस किए हैं आपके साथ, हर प्रिंसिपल के साथ मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जो कि आपको अपनी केस स्टडीज़ में आराम से मिल जाएंगे और जहाँ से आप उस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सेम इसी तरह इस वीडियो में भी मैं आपको हर प्रिंसिपल को, अगर आपको ये 2-3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछते हैं तो आप इतना स्टडी मटेरियल लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हो, हर प्रिंसिपल को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो आप अपनी बुक में एग्जाम्पल को जरूर पढ़ेंगे, उसको आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी वो काफ़ी जो सिनेरियोज उठाए जाते हैं केस स्टडी में ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं। तो अब मैं आपके साथ इस हर प्रिंसिपल के कुछ कीवर्ड्स भी डिस्कस करूंगी जहां से हमें पता चल सके कि वो जो हमारे सिनेरियो है वहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रिंसिपल के बारे में बात करें, अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें हमें क्या समझ में आया कि टेलर ने क्या बोला है कि जो भी ईच एंड एवरी टास्क आपकी कंपनी में होगा वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होगा। आप साइंस का यूज़ करोगे हर एलिमेंट में और एक वन बेस्ट मेथड निकालोगे जो कि इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, और इसमें साथ में क्या होगा, विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। और जो मैनेजर है वो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे, जिसको हम यहाँ पे हिट एंड ट्रेल मेथड भी कह रहे हैं, या अपनी विल मतलब उनकी क्या इच्छा है कि वो कैसे डिसीजन लेना चाहते हैं या उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो उनके जितने भी डिसीजंस हैं वो कैसे होने चाहिए, साइंटिफिकली होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम करेंगे हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मनी का मतलब क्या होता है, एक रहना, एकता। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या जो है जैसे जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब टेलर ने क्या इंसिस्ट करा है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने का इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उनके ऊपर नजायज़ एक काम का प्रेशर बना रहे हो, जहाँ पे जिस माहौल के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट को हम हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट नहीं कहते हैं। तो टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रोल एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो डिस्कॉर्ड था इसका यही मतलब है कि अगर आपको एक दूसरे के रोल की रिस्पेक्ट करनी है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की और एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के रोल की, और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए टेलर ने यहाँ पे क्या लेके आए हैं, वो कंप्लीट रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, मेंटल रेवोल्यूशन। अब अगर आप अपनी इसको प्रिंसिपल को बुक में बच्चे पढ़ोगे तो यहाँ पे टेलर ने ये इंसिस्ट करा है कि दो ग्रुप में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बांटा है। नंबर 1 उन्होंने ग्रुप किसका बनाया है, वर्कर ग्रुप, और दूसरा ग्रुप किसका है, मैनेजमेंट का ग्रुप। तो टेलर इंसिस्ट करते हैं कि दोनों के अंदर जो है ना एक राइवलरी फीलिंग्स होती है हमेशा से। वर्कर की एक थिंकिंग प्रोसेस क्या चलता है हमेशा से कि वो अंडरपेड है, मींस कि जितना वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी उसको पेमेंट नहीं की जा रही है या उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। और एक मैनेजमेंट का थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो उनके वर्कर्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या इंसिस्ट कर रहा है कि दोनों ग्रुप्स को अपना एक एटीट्यूड जो है एक दूसरे की तरफ चेंज करने की ज़रूरत है, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये वर्ड आएगा, आपकी बुक में ये लिखा होगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन। मीन्स कि आपको अपने एटीट्यूड और आउटलुक को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज करना है फॉर ईच अदर। मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए जो वो अपनी थॉट प्रोसेस रखते हैं, और वर्कर को मैनेजमेंट के लिए। तो जब वो अपना एक थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे, हार्मनी बना के रखेंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेफिनेटली अपने गोल को अच्छे से वो अचीव कर सकती है। एग्जाम्पल्स आपको दी होंगी बुक में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। हम कुछ कीवर्ड्स इसके पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल के। तो यहाँ पे आपको क्या कीवर्ड्स मिल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है
शुड बी शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। अब यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट को भी उन्हें कुछ करना होगा इस तरह से जहाँ पे वर्कर को लगे कि हाँ वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि इसका कुछ हिस्सा उनको अपने वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, और वर्कर को भी वर्क हार्ड करना चाहिए और अपना जो भी कंपनी का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करके कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टीज जो हैं अपना मेंटल रेवोल्यूशन करेंगे, मीन्स अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो क्या है अचीव कर पाएंगे और अपने अंदर जो हार्मनी है या कोऑर्डिनेशन है उसको वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इतना ही लाइन पढ़ते हैं पहले, इसका क्या मतलब है। एक्सटेंशन क्या होता है, किसी एक चीज़ को और आगे बढ़ाना। तो इस लाइन को आप अपनी ब्रैकेट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, 1 मार्क्स का भी यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि हार प्रिंसिपल जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, इसका एक्सटेंशन प्रिंसिपल कौन सा है। केस स्टडीज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप याद रखना जो हमने ऊपर पढ़ा, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि हार्मनी बना के रखना है, डिस्कॉर्ड किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा या ऐसा आपको कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना। तो उसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा वो आगे लेके जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अब हम अगर अपना प्रिंसिपल को पढ़ते हैं अच्छे से तो ये खुद ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बता रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेंटेन करके रखनी है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल क्या होता है, अकेला, मतलब अपने आप को अकेले को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। There should be complete cooperation between the labor and management instead of individualism। फिर से यही पॉइंट जो है आपका प्रिंसिपल इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि लेबर और मैनेजमेंट को इकट्ठे मिल के कॉपरेशन में काम करना है। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय मस्ट बी इनकरेज्ड एंड डिसिस्ट वर्कर विद गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। तो यहाँ पे उन्होंने कॉपरेशन के लिए क्या किया कि मैनेजमेंट को हमेशा जो है एम्प्लॉयज़ से गुड सजेशन लेना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए और उनके गुड सजेशन के लिए उनको रिवॉर्ड करें, ताकि सेम टाइम्स यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे हम कैसे कॉपरेशन की डिमांड कर रहे हैं कि वो लोग स्ट्राइक पे ना जाएं या कोई भी ऐसी अनरीजनेबल डिमांड ना रखें ऑर्गेनाइजेशन से जिससे मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम आए। तो दोनों पार्टीज जो हैं आपस में क्या बना के रखेंगे, कॉपरेशन बना के रखेंगे। तो ये प्रिंसिपल आपका इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। इसके अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मैंने इंपॉर्टेंट आपको यही बताया था, एक्सटेंशन, कि ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। आपको एम्प्लॉयज़ के सजेशन को वेलकम करना है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली अपने केस स्टडीज़ में शेयर ज़रूर करते हैं ताकि बच्चों को वहाँ से ना कुछ हिंट मिल सके कि वो कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो सजेशन वर्ड ज़रूर आपको वहाँ पे मिलेगा। दूसरा कि उनके सजेशंस के लिए उनको कुछ रिवॉर्ड्स दिया जा रहा है, या एक ओपन कम्युनिकेशन के लिए जो है दोनों पार्टीज़ रेडी हैं, कोई भी अननेसेसरी जो है डिमांड नहीं रखी जा रही हैं, स्ट्राइक्स पे नहीं जा रहे हैं, इक्वली काम डिवाइडेड है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, और उनके अंदर एक दोनों के बीच में एक अच्छा जो है वो कॉपरेशन चल रहा है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने के। फोर्थ प्रिंसिपल देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, अब उन्होंने क्या बताया कि जो एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। कि आपके जो वर्कर्स हैं जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं वो कितने एक एफिशिएंट हैं। और वर्कर की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। कि जो वर्कर्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनको कितनी का आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है और कितनी प्रॉपर तरीके से आपने उनकी सिलेक्शन की है। तो टेलर ने इस प्रिंसिपल के ज़रिए किस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करा है, टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एंड असाइनिंग वर्क suited to their temperament and abilities। तो FW जो टेलर हैं वो कह रहे हैं कि जब आप एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब आपको बहुत स्पेशल जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको वैसे ही एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करने हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट हैं। उसके बाद आपको जो उनको काम असाइन करना है उनकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको उनको काम जो है अपना असाइन करना है। इससे क्या होगा,
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनकी जो स्किल है आप उनको यूटिलाइज करके अपना जो पॉसिबल एक्सटेंट है उनसे ले सकते हैं। कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला, वर्कर्स को ट्रेनिंग उनकी ज़रूरी है। जो भी आप पर्सन को सिलेक्ट करेंगे वो एक साइंटिफिक प्रोसेस से सिलेक्ट होने चाहिए ताकि आप अच्छे वर्कर्स को सिलेक्ट कर सकें और आपने उन वर्कर्स को काम कैसे असाइन करना है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो फ्यूल के बच्चे आपने प्रिंसिपल करे थे 14, याद रखिएगा। टेलर के सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स हैं जिनको अब आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज डेफिनेटली नहीं होगे। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड और थर्ड हमने किया, इसमें से वो चॉइस दे के ही पूछते हैं, जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी पूछा जा सकता है या फिर कॉपरेशन में वही आ सकता है कि वो किस चीज़ का एक्सटेंड है। उसके बाद जो FW टेलर हैं उन्होंने प्रिंसिपल तो डिस्कवर किए ही थे, इन्होंने कुछ जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं वो भी की हैं। तो अब नेक्स्ट हम उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ साथ इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की हैं और ये जितनी भी टेक्निक्स अभी आप पढ़ोगे इन्होंने सारे वो एक्सपेरिमेंट्स करके उनके ऊपर ये टेक्निक्स बनाई हैं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो ये टेक्निक्स बच्चे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और केस स्टडीज़ के तो बनते ही हैं। तो चलिए सबसे पहली टेक्निक हम करते हैं जो कि है फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं कोशिश करूंगी साथ के साथ आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने में कि ताकि ना आप पॉइंट में कंफ्यूज मत हो, हर टेक्निक आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को ना अपने माइंड में क्लियर करने के लिए उसके हेडिंग को हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ करते हो उसका जो हेडिंग या नेम होता है ना वो एक सेल्फ एक्सप्लेन, वो खुद ही अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन्स कौन होते हैं? फोरमैन वैसे हम उनको कहते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, जो वर्कर्स के ऊपर हेड होते हैं, जो उनको सुपरवाइज करते हैं, देख रहे होते हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको कोई काम करने के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उनको गाइडेंस देना, उनको काम बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको हम फोरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का ही जो पॉइंट है वो डिस्कशन होगा। तो बाकी हम बीच में रीड करते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट्स। तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि टेलर ने क्या सजेस्ट करा है इस टेक्निक में कि आपको फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लेना है। पहला डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन या आप इसको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स। अब यहाँ पे ये फंक्शनल वर्ड आपका आ गया जो ऊपर आपने हेडिंग में पढ़ा था कि टेलर ने क्या सजेस्ट करा है। पहले तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इस प्रिंसिपल में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 डिपार्टमेंट्स बन गए, प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब टेलर ने क्या सजेस्ट करा है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्कर को सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है एक्सटेंशन ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो अपने फ्यूल के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन मीन जहाँ पे आपको काम को डिवाइड करना है। तो उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड करा है। It take place through 8 personals, namely divided under head planning and production in charge. तो इस प्रिंसिपल में बेटे आप देखोगे कि 8 जो हैं पर्सोनल उन्होंने आपने रखने हैं। 8 पर्सोनल आप सुपरवाइजर कह सकते हो, फोरमैन कह सकते हो, वो यहाँ पे आपको रखने हैं जिनका आपको नेम याद रखना है और उन्होंने हेड वाइज इनको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 80 to 90% आप चांस बना के चलिए कि इनमें से क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर आएगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 एक्सपर्ट्स पढ़ोगे, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के भी आप 4 एक्सपर्ट पढ़ोगे, तो टोटल एक्सपर्ट्स आपके पास कितने हो गए यहाँ पे 8 पर्सोनल्स आपने याद रखना है जो फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए हैं टेलर ने। तो पहले हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे कि हमें कौन से जो 4 एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट किए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, रूट क्लर्क। इनका क्या काम होगा,
दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. अब रूट क्लर्क का क्या है कि ये जो फोरमैन होगा वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपको जब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल जॉब है या मैनुअल आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके अंदर जितने भी आपके स्टेप है, माने जो भी आपको काम करना है उसको एक सीक्वेंस में फिक्स करना, ये काम किसका होगा? रूट क्लर्क का. यानी कि उसको क्या स्पेसिफाई करना है? एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका काम जो है किस सीक्वेंस में, किस जो भी आप अपने स्टेप करने वाले हो कि पहला ये स्टेप करेंगे, फिर सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो उसको फिक्स कौन करेगा? रूट क्लर्क. सेकंड देखिए, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क. ये फोरमैन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी आउट ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर. मीन्स कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वर्कर्स को कि उनको क्या काम करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को कौन ड्राफ्ट करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अब इंस्ट्रक्शन वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो कि वर्कर्स को जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस देनी है वो किसका काम है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का. नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. अब ये फोरमैन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब. मीन्स कि आपका जॉब कब स्टार्ट होगा और कब आपकी जॉब खत्म होगी. यानी कि ये आपके लिए क्या रेडी कर रहा है? ही प्रिपेयर द टाइम शीट. टाइम शीट का क्या मतलब है कि वर्कर्स ने कब कितने बजे काम शुरू करना है और कितने बजे काम खत्म करना है. और साथ में ये कॉस्ट शीट को भी हर जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं कि किस काम के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि नाम देखिए ना क्या लिखा उन्होंने, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. लास्ट देखिए, डिस्प्लेनियरियन. डिस्प्लेनियर मीन्स डिसिप्लिन से ये वर्ड आया कि ये जो फॉरमैन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे. मीन्स कि इसका काम होगा इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन में कि डिसिप्लिन और इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वर्कर के अंदर वो अच्छे से इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, मीन्स वो उनको अप्लाई कर रहे हैं. तो ये 4 आपके एक्सपर्ट्स हो गए. एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क्स में कैसे आता है कि जो रूट क्लर्क है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. या फिर आपको जो लास्ट की लाइंस हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइम शीट या कॉस्ट शीट कौन बनाता है, किसका काम है देखना कि जो वर्कर्स हैं वो डिसिप्लिन में रहें या रूल्स और रेगुलेशन को इन्फोर्स करें. मीन्स वो क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आपने उसको बहुत अच्छे से याद रखना है. और 99% चांस है बेटे आपका जो प्रिंसिपल है या सॉरी साइंटिफिक ये टेक्निक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है. नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 4 एक्सपर्ट्स इन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में कौन कौन से फॉरमैन्स हैं? पहला कौन सा है इसमें? गैंग बॉस. अब गैंग बॉस क्या करेगा? ही अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले. मीन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक वर्कर को जब वो काम करने आते हैं उनको जो भी मशीन्स की, टूल्स की या किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरतें हैं उन सबको रेडी रखना उन ऑपरेशंस के लिए. अब ऊपर जितने थे वो सारे प्लानिंग से रिलेटेड थे. ऑपरेशनल मतलब यहाँ पे क्या, अभी एक्चुअली काम होना शुरू हो गया है तो ये उससे रिलेटेड है. तो इनका काम क्या है? आपके लिए टूल्स और मशीन्स को रेडी रखना. सेकेंड, स्पीड बॉस. और स्पीड बॉस क्या करेगा? ये फॉरमैन जो है फॉरमैन अश्योर करेगा टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी आपने अपने वर्कर्स को काम दिया है वो टाइमली और एक्यूरेटली जो है वो पूरा हो सके, उसको देखेगा स्पीड बॉस. रिपेयर बॉस का क्या काम है? दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन. कि जो भी आप अपना मशीनरी यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए. जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उनको कौन ठीक करेंगे? फिर वो रिपेयर. नेक्स्ट देखिए, इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? चेकिंग करना. तो किस चीज़ को चेक करने वाले हैं? कीप अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट. मीन्स जो भी आपने काम करा है, आपने वर्क किया है, उसकी क्वालिटी को चेक करना किसका काम होगा? इंस्पेक्टर का. तो यहाँ पे जो ज़्यादातर मोस्टली पूछा जाता है गैंग बॉस एंड स्पीड बॉस.
ठीक है। तो ये 8 के 8 एक्सपर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी याद करने में। तो आप इनके नाम के साथ इनको कुछ रिलेट करके वर्ड अच्छे से याद कर सकते हैं। ये थी आपकी फर्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब इसमें दो चीज़ें हैं डिस्कस की गई और दोनों को आपको काफ़ी डिफरेंटली बताया जा एक्सप्लेन किया हुआ है इस टेक्निक में। पहला वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हम पहले फर्स्ट को कवर करते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड डेवलप करना है हर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि आप मैक्सिमाइज जो है आउटपुट दे सको। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो वो सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, आपने कभी देखा होगा जो भी पैकेजिंग निकलती हैं और फैक्ट्रीज़ में लाखों के हिसाब से प्रोडक्शन होती है, तो जो भी उनकी चीज़ निकलती है हर इक्वल साइज़ की होती है। ये तो नहीं होता कि किसी लिफाफे में आपको कुछ बड़ा मिल जाएगा, कुछ छोटा मिल जाएगा, है ना। तो उनकी साइज़ जितने भी हैं, टाइप है या वेट है, मेजर है, जो भी उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये नहीं है कि एक पैकेट में एक अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, आपको दूसरे में अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो मीन्स सबके आपको एक सेटिंग अप, उन्होंने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दिए कि आपको यही स्टैंडर्ड्स की चीज़ जो है वो बनानी है। उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने क्यों करा, ये टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप एंड साइज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके ऊपर ना आपको एक ऑलरेडी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिसमें ये जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आपको वहाँ पे काफ़ी जो है आपके केस स्टडीज़ के अंदर वर्ड्स मिल सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो पहला उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ कर देते हो, जब आपको पता है कि हर चीज़ वो इतनी साइज़ या टाइप की निकलने वाली है, तो यहाँ से क्या रिड्यूस होगा आपका, गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप एंड साइज। सेकेंड, टू मेंटेन अ क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों करते हैं, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। थर्ड, टू सेट अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड वुमेन, कि जो भी आपके वर्कर्स हैं उनकी जो भी सेट ऑफ परफॉर्मेंस है हम उसको पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि हमें इस तरीके की या यही वाली परफॉर्मेंस जो है उनकी चाहिए। एंड लास्ट, मेकिंग मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंटरचेंजेबल, कि यहाँ पे जो उनके मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स हैं वो आप एक दूसरे से इंटरचेंज जो है वो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन। ये इसी ही स्टडी का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, सिंपल करना, ईजी। तो ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप, कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी कर रहे हो या साइज है, टाइप है, उन चीज़ों को क्या करना, एलिमिनेट करना, ताकि जो मोर वेराइटीज़, जैसे कि आपको कोई मोर इन्वेंट्री है, मोर टाइप ऑफ मशीन है, मोर लेबर कॉस्ट है, आप उनको सिंप्लीफाई कर सको। एलिमिनेट मीन्स कट डाउन करके कॉस्ट को कम कर सको, इसीलिए वो उस चीज़ को क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की। तो इस सिंप्लीफिकेशन से क्या होएगा, इट रिड्यूस लेबर एंड मशीनरी कॉस्ट, क्योंकि जो भी अननेसेसरी चीज़ थी वो आपने कट डाउन कर दी बीच में से। एंड एम्स एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इन्वेंट्री एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। अगेन दीज आर योर कीवर्ड्स, ये जो आपकी लाइन में आपने याद रखना है कि सिंप्लीफिकेशन से एक तो क्या हो रहा है, लेट सपोज केस स्टडीज़ में आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स बना के दी गई है और उसमें बोला गया है कि आपको लेबर कॉस्ट या मशीनरी कॉस्ट कम करना है, उसमें से कुछ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और हमारा कंपनी का एम क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी पूरी फुलर यूटिलाइजेशन करनी है और इन्वेंट्री को कम करना है, ताकि कम से कम इन्वेंट्री हम सभी जगह यूज़ कर सके और अपने उसको यूज़ करके टर्नओवर बढ़ाना है। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स ही हैं जहाँ से आप इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, आपकी आ जाएगी आगे वर्क स्टडी। इस प्रिंसिपल को, वैसे तो सारे ही प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं कहूँगी इस टेक्निक को आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन हेडिंग हम इसका वर्क स्टडी पढ़ेंगे। वर्क स्टडी का क्या मतलब है,
It ensures maximum production at minimum cost and getting best contribution from every factors. कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्टर है उनमें से हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालनी है मिनिमम कॉस्ट देके. तो वर्क स्टडी के अंदर अब 3 तरीके की स्टडीज जो है वो पढ़ने वाले हो. पहली स्टडी हम कौन सी करेंगे? फैटीग स्टडी. तो इन तीनों स्टडीज को मिला के अपनी वर्क स्टडी बनती है. ठीक है, वर्क स्टडी कुछ अलग से नहीं है, वर्क स्टडी के अंदर आप इन 3 स्टडीज को रीड करोगे. तो सबसे पहला स्टडी क्या है? फैटीग. फैटीग मैंने क्या होता है? थकान. तो फैटीग स्टडी क्या कहती है कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट. तो ये जो टेक्निक थी वो किस चीज़ के लिए करी जाती है? किस चीज़ को फाइंड आउट करना है आपको? नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. मीन्स अब रेस्ट इंटरवल्स क्या होते हैं? ब्रेक्स को बोलते हैं. जब भी आप, जैसे आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, लंच ब्रेक मिलती है आपको. जब आप अपने कहीं ऑफिस में काम करने जाओगे वहाँ पे भी आपकी ब्रेक्स होंगी, जहाँ पे आपका 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे के वर्किंग आवर्स होते हैं. तो कोई भी कंटिन्यू काम नहीं कर सकता है. तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रेस्ट इंटरवल. तो जैसे कि टेलर ने कहा है कि हमें हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से निकालना है, अपनी मर्जी से आधे घंटे की ब्रेक, पौने घंटे की ब्रेक, है ना, वैसे नहीं देना है. तो उन्होंने इस ब्रेक को कितनी ब्रेक देनी है? फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर आपकी मान लीजिए 9 घंटे की जॉब है तो उसमें आपको मुझे कितनी ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करनी है, और वो ब्रेक का ड्यूरेशन क्या होगा, माने कितने टाइम्स की ब्रेक आपको इंट्रोड्यूस की जाएगी. और दूसरा नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि कितनी बार जो है 1 टाइम 2 टाइम कितनी आपको ब्रेक्स जो है वो देनी है. तो टेलर ने सजेस्ट करा है कि जो आपका रेस्ट इंटरवल है शुड बी डिसाइडेड विद द साइंटिफिक अप्रोच. क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ जो है अपनी एक इंट्यूशन से या विश से, कि मैनेजर ने कहा कि इतना चलो आधे घंटे की ब्रेक देते हैं, वैसे नहीं होगा. तो इसके लिए फैटीग स्टडी को कंडक्ट करना ज़रूरी है. अब फैटीग स्टडी हमने कंडक्ट कैसे करना है? तो उन्होंने इसके लिए क्या बोला है कि उन्होंने क्या सजेस्ट करा है कि आप एक अपनी कंपनी का एक एवरेज वर्कर. अब एवरेज वर्कर क्या होता है? अगर आप किसी ऐसे वर्कर को देखोगे जो कि बहुत एफिशिएंट है और वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करके फिर आप इन ब्रेक्स के बारे में, अपने रेस्ट इंटरवल के बारे में डिसाइड करोगे, तो जो एक उससे कम एफिशिएंट है या नॉर्मली काम करते हैं तो उनके लिए वो ब्रेक्स जो है वो वर्कआउट नहीं करेंगी. और ना ही आपको एक इनएफिशिएंट वर्कर को देखना है जो कि बहुत ही सुस्त है, आप उसको भी ऑब्जर्व नहीं करोगे. तो यहाँ पे आप देखोगे, उसने जितनी भी स्टडीज़ की हैं टेलर ने, तो उसने क्या इंसिस्ट करा है हमें कि आपने एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है काम करते हुए, और नोट डाउन करना है अपने वो टाइम कि जहाँ पे वर्कर्स जो है उसको लग रहा है कि वो टायर्ड होना शुरू हो गया है. तो फैटीग वर्ड से आपने याद रखना है, मीन्स वो भी थक रहा है. तो वहाँ पे उन्होंने टाइम नोट करा. ये मैं आपको बता रही हूँ कि फैटीग स्टडी को कंडक्ट कैसे करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये स्टडी जो है वो कैसे कंडक्ट की है. ठीक है, तो वहाँ पे आप उसका एक टाइम नोट करोगे, फिर आप देखोगे कि उसका दोबारा से जो एफिशिएंसी लेवल है वो कब ब्रेक उसको ज़रूरत पड़ रही है कि उसको ब्रेक की ज़रूरत है. फिर आपने वो टाइम नोट डाउन करना है कि कितने टाइम रेस्ट के बाद वो दोबारा अपने आप को फ्रेश फील कर रहा है कि वो फिर से वर्क को ज्वाइन कर सके. तो वहाँ से आपका क्या डिसाइड होगा कि आपका वो रेस्ट इंटरवल्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कि कितने टाइम तक के उसको लग रहा है कि वो दोबारा काम के ऊपर वापस जा सकता है. तो इस तरीके से आप उसका फ्रीक्वेंसी, नंबर और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो. एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया होगा, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे यानी कि स्टडी में हमने सिर्फ क्या करना है, रेस्ट इंटरवल को सेट करना है, और उसमें सेट में आप क्या कर रहे हो, नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशंस. और इससे होगा क्या, जो रेस्ट इंटरवल्स हैं वो वर्कर्स को क्या बनाते हैं, ताकि जो भी उनका स्टेमिना होता है काम करने का वो दोबारा रीगेन कर सके. क्योंकि अगर आप बिना थके कॉन्टीन्यूस काम करोगे तो किस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट के एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस के. तो ये स्टडी थी आपकी फैटीग स्टडी. फैटीग से आपने याद रखना है थकान को बोलते हैं, जहाँ से आपको रेस्ट इंटरवल वर्ड आप कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट देखो, मेथड स्टडी. अब मेथड स्टडी मीन्स किसी मेथड से रिलेटेड होगी. तो इसमें हमने क्या करना है, ये किसके लिए हम कंडक्ट करते हैं? पहली बात तो फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ
रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इस स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक वन बेस्ट वे ढूंढना है वो काम करने का, जिससे आप अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो वर्कर्स की निकाल सको इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, एक बेस्ट मेथड या बेस्ट वे को आप बोल सकते हो जिससे हम काम करेंगे। देयर आर वेरियस मेथड टू डूइंग द जॉब। फिर से वो बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो टेलर ने यहाँ पे भी क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना। अब रूल ऑफ थंब क्या है, मैनेजर का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस या उसकी खुद की इंट्यूशन, खुद की विश के या कैसे चीज़ें होनी चाहिए, तो वैसे नहीं करना। उस मेथड को भी आप कैसे डेवलप करोगे, जो भी आपने मेथड देना है उनको साइंटिफिक वे से, तो वो साइंटिफिक मेथड भी आप कैसे जो है वो डेवलप होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मेथड कैसे बनाना ये कि राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द मेथड स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ब्रैकेट कर लीजिएगा। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो मेथड है वो कहाँ से शुरू होगा, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मीन्स जब आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, जहाँ से आप चीज़ बनाना शुरू करते हो, वहाँ से लेके टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर, कि जब तक आप कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर देते हो, हर एक्टिविटी जो है वो इस मेथड स्टडी का क्या होता है, पार्ट होता है। और टेलर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। तो उन्होंने एक असेंबली लाइन कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया इस मेथड को यूज़ करते हुए। और फोर्ड मोटर्स जो है ये भी कंपनी थी जिन्होंने इस मेथड को यूज़ करा बहुत ही सक्सेसफुली। और फोर्ड मोटर्स के ऊपर अगर आपके बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ना, उसको ज़रूर पढ़िएगा, इसके ऊपर केस स्टडीज़ आपको ज़रूर आती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो भी मेथड स्टडी में हमने क्या पढ़ा है कि एक बेस्ट वे आपको ढूंढना है काम करने का, जिसमें आप काम मैक्सिमम लोगे बट आपकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। और आपने इस डिवाइस को कैसे डेवलप करा है, कौन से कंसेप्ट से, असेंबली लाइन। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, असेंबली लाइन याद रखना है आपको। दूसरा राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है। तो ये इसके थे कुछ कीवर्ड्स मेथड स्टडी के। नेक्स्ट देखिए टाइम स्टडी। टाइम से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो इस टेक्निक में क्या हो रहा है, द टेक्निक ऑफ द टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटर्मिन द ऑब्जेक्टिव्स। अब इस स्टडी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्टडी हमने क्यों कंडक्ट करी है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि जब भी आप कोई काम करते हो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने वर्कर को छोड़ दिया, वो अपनी मर्जी से कभी काम 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, कभी 4 में, कभी 6। तो हर काम का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, आप अपने वर्कर्स के लिए एक टारगेट जो है वो सेट करोगे। थर्ड पॉइंट, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कितने वर्कर लगेंगे वो आपको डिसाइड करना है। एंड फोर्थ, कैटेगराइज द वर्कर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। तो ये जो आपकी टेक्निक है टाइम स्टडी, ये क्या करेगी, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को कैटेगराइज करेगी। टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटर्मिन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली, कि जो टाइम स्टडी है वो आपको कैसे कंडक्ट करनी है, अपने स्टैंडर्ड टाइम को साइंटिफिकली आपने डिटर्मिन करना है कि किस एक्टिविटी के लिए कितना आपको जो टाइम है वो लगेगा। तो टाइम स्टडी था ये आपका मीनिंग, आपने उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ ली। इसको कंडक्ट कैसे करना है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप डिटेल में आपकी बुक में लिखा होगा, मैं आपको जस्ट वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा कि इस स्टडी को हम कैसे कंडक्ट करते हैं। अगेन वही सेम प्रोसीजर जो है टेलर ने इसमें फॉलो किया है कि आपने अपनी इंट्यूशन से उस टाइम को सेट नहीं करना। ये जो आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे, कैसे करोगे, आपने अपने एक एवरेज टाइम जो लेना है कि आपका जो वर्कर जो है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना एवरेज टाइम लेता है, उस टाइम को उस जितनी भी वो ऑब्जर्वेशन जॉब को परफॉर्म कर रहा है, सेम ऑब्जर्वेशन आपको 100 टाइम्स करनी है। फिर आप उस एवरेज टाइम को निकालोगे जिससे आप अपने स्टैंडर्ड टाइम को सेट करोगे। अब जो वर्कर्स, उसने लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि इससे आप अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज कर सकते हो। लेट सपोज कीजिए
कि आपने कंसिडर किया है कि किसी काम को करने के लिए ये काम पर्टिकुलर वर्क 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एम्प्लॉयज़ विद इन 2 आवर्स या 2 आवर्स में उसे कम में कर लेते हैं, दे आर एफिशिएंट वो एम्प्लॉयज़, और जो उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं मीन्स वो आपके इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी देखिए। नेक्स्ट स्टडी है आपकी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू डिटर्मिन मूवमेंट ऑफ वर्कर वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, कि पहले आपको क्या करना है कि काम करते वक्त उनके अपने मूवमेंट्स मतलब जैसे कि वो हिल रहे हैं, किस किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको आपने डिटरमाइन करना है। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट्स। अब उनमें से कितने मूवमेंट्स वो प्रोडक्टिव ले रहे हैं, मीन्स किस में वो काम कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट किस में आगे, जहाँ पे उनको बार बार ऐसे मूवमेंट करने पड़ रहे हैं जो जिससे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके जो एफर्ट्स हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, जिसको हम वेस्टफुल मूवमेंट्स भी आप बोल सकते हो, उन मूवमेंट को डिफ्रेंशिएट करना है। और सी पॉइंट में क्या है, फिर हमें उन्हीं अनवांटेड मूवमेंट को क्या करना है, उसमें से एलिमिनेट करना है। एंड देन टू डिज़ाइन अ suitable equipment and tools to minimize the unproductive movement of workers। यानी कि मोशन स्टडीज़ के ऊपर, मोशन क्या होता है, मोशन उसी कहते हैं जिसमें हम अपनी मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप किसको स्टडी कर रहे हो, आप बॉडी मूवमेंट्स को देख रहे हो, जिसमें आपने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों मूवमेंट्स को देखना है, और बीच में से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा के एक ऐसा आपको सूटेबल इक्विपमेंट या टूल डिज़ाइन करना है अपने वर्कर्स के लिए, जिसमें आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मिनिमाइज कर सको। तो ये स्टडी जो है टेलर ने कैसे कंडक्ट की है, एक एवरेज वर्कर जहाँ पे वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, आप उसके मूवमेंट को नोट डाउन कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है, कि कितनी बार जो है वो अपनी जगह से उठ के, लेट सपोज वो कोई भी ऐसा रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं जिसमें कितने टाइम्स उसको बेंट होना पड़ रहा है, कि 100 टाइम्स अगर वो कर रहे हैं रिपीट के लिए, तो आप कुछ ऐसा आप उसमें से नोटिफाइड करोगे कि उनमें से ऐसे कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट थे जिसको आप ऑब्जर्व करके बाद में हटा सकते हो, या ऐसे उनके लिए एक फैसिलिटीज़ वाला कोई इक्विपमेंट या टूल बना सकते हो जिससे उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो बार बार करने से। तो ये स्टडी में आपको क्या आ जाएगा, मोशन स्टडी। तो टू कंडक्ट मोशन स्टडीज टेलर सजेस्ट ऑब्जर्व किसको करना है आपको, एवरेज वर्कर को व्हेन इज परफॉर्मिंग द जॉब। तो जितने भी मूवमेंट है वो कर रहे हैं आप उसको नोट डाउन करना है। तो ये बच्चे आपने जितनी भी स्टडी की थी ये सारी आपकी वर्क स्टडी के अंदर ही आती हैं। यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सबको क्लब्ड मिला के क्या बन रही है आपकी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी कुछ अलग से नहीं है। तो टाइम स्टडी जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है, मोशन स्टडी में जहाँ पे आप मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हो, मेथड स्टडी एक आपको बेस्ट मेथड निकालना है जिसमें आप काम मैक्सिमाइज कर रहे हो, कॉस्ट मिनिमम है। फटीग स्टडी किससे था, थकान मीन्स आपको रेस्ट चाहिए, कि वहाँ पे आपको किसको डिसाइड करना है, रेस्ट इंटरवल्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशियल का क्या मतलब है, डिफरेंट वर्ड से बना है, अलग अलग। पीस वेज सिस्टम कि जो आप वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो अपने वर्कर को, उसका देने का हिसाब किताब क्या है, पीसेस के हिसाब से, मतलब कि जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। तो ये जो टेक्निक है ये एम्फेसाइज करती है ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। तो ये टेक्निक इसके ऊपर फोकस कर रही है कि आपको वेजेस के जो रेट आप पे कर रहे हो वो अलग अलग हैं। क्यों, एफिशिएंट वर्कर्स को अलग वेजेस जा रही हैं, इनएफिशिएंट को अलग जा रही हैं। वो कैसे, नेक्स्ट देखिए लाइन में, वेजेस आर सेट एज पर द स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स हु परफॉर्म एज पर द सेट स्टैंडर्ड और बेटर देन द सेट स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हम एफिशिएंट वर्कर किसको बोल रहे हैं कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, या तो वो उतना परफॉर्म कर रहे हैं या उससे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए आपका वेजेस का रेट और होगा। एंड जो आपके इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके कंपेयर में उनका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम ज़्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। Thus, efficient workers will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance। तो इस टेक्निक के जरिए वो क्या कह रहे हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं, हम उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, इनाम मिल रहा है। इनाम कैसे मिल रहा है, वो उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि वो अपने काम को अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं,
वो इस चीज़ को देख के मोटिवेट होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को, कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो उनको देख के भी वो मोटिवेट होंगे कि हमें भी अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अभी जो डिफरेंशियल बेस सिस्टम है हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड टास्क दिया है 10 यूनिट्स का, ठीक है, कि 10 यूनिट आपको बनाने ही बनाने हैं। अब यहाँ पे रेट्स क्या है, 50 रुपीज़ पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, कि अगर तो आपने 10 यूनिट बना लिए हैं या मोर मीन्स उससे ज़्यादा कर लिए तो आपको पर यूनिट, हर यूनिट का आपको कितना मिलेगा, 50 रुपीज़। और अगर आपने 50 से कम बनाए, लेट सपोज आपने अगर 40 यूनिट्स बनाए हैं फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 40 रुपीज़ आपको पे हो रहे हैं कि अगर आपने 10 यूनिट से कम बनाए हैं, लेट्स आपने 8 ही बना पाए, 9 ही बना पाए, तो आपको पेमेंट 50 रुपीज़ के हिसाब से नहीं होगी, फिर आपको पेमेंट कैसे हो रही है, 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम 2 वर्कर्स लेके चलते हैं, एक वर्कर ए है और एक वर्कर बी है। मान लीजिए वर्कर जो ए है उसने 11 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। अब हमारा स्टैंडर्ड टास्क कितना था, 10 यूनिट्स, मीन्स उसने उसको पूरा कर लिया और उससे ज़्यादा ही बनाया है। तो अब इसकी जो सैलरी है, वेजेस है, वो हम कैसे रेडी करेंगे। अब वेजेस कैसे निकालते हैं, जितने आपने यूनिट प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई पर यूनिट। एक यूनिट के आपको कितने दिए जा रहे हैं, 50 रुपीज़, 11 इंटू 50, टोटल कितनी पेमेंट हो जाएगी वर्कर ए को, 550, ठीक है। अब एक वर्कर बी था, उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 9 यूनिट, यानी कि वो स्टैंडर्ड टारगेट को मीट नहीं कर पाया। अब ये नहीं है कि उसने 9 यूनिट करें तो उसको 50 मिलेंगे, अगर वो 10 से कम है अब उसकी यूनिट की जो पेमेंट है वो चेंज हो जाएगी। अब उसको कितने मिलेंगे, 40 रुपीज़ पर यूनिट। उसके हिसाब से मल्टीप्लाई 9, तो इसकी पेमेंट कितनी बनती है, 360। अब ये जो दोनों का पेमेंट का डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं दोनों को ही मोटिवेट कर रहा है। अब बी को मोटिवेट कर रहा है कि भैया मैं 9 पे पहुंच जाऊँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा पेमेंट लेनी है, 50 रुपीज़ यूनिट करना है, तो मुझे 10 से ऊपर परफॉर्म करना ही पड़ेगा अगर उसको हायर वेजेस लेनी है। तो जो ए है वो अपने आप में और परफॉर्म हुई है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पीसेस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि सिंपल पॉइंट बोला जाता है कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। तो इसकी एग्जाम्पल जरूर करके जाइएगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल से आपको समझाना है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अगर हम कीवर्ड्स की बात करें बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड इसका आप यही रखोगे कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स का काम करते हैं फॉर वर्कर्स। दूसरा, ये डिफ्रेंशिएट करता है, ये वाला प्रिंसिपल, बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स, वो आपको पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन। अब ये क्या कह रही है मेंटल रेवोल्यूशन, इट इन्वॉल्व अ कंप्लीट चेंज। मेंटल रेवोल्यूशन अब वर्ड अगर आपको भी याद आया होगा, इन्हीं के प्रिंसिपल में हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या था, वहाँ पे भी हमने यही लाइन पढ़ी थी। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट चेंज करना, किसको, इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन। अब यहाँ पे अपना मेंटल आउटलुक मीन्स आपके जो दिमाग की सोच है वो आपको कंप्लीटली चेंज करनी है, और अपने एटीट्यूड को भी, किनको, दोनों पार्टीज को, वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या सोच रखते हैं वो ऊपर मैंने उस प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों को अपनी सोच, एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर चेंज करने की ज़रूरत है। कंपटीशन की बजाय उनको कैसे काम करना है, कॉपरेशन के बीच में। तो जो गैप है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट क्या थिंक करते हैं कि वर्कर्स केयरलेस काम करते हैं, ऑलवेज कंप्लेन करते हैं और एक गो स्लो पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मैंने क्यों लिखे हैं, ये वही आपके कीवर्ड्स हैं जो ये अपनी केस स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से हिंट मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, वर्कर्स का क्या सोचना होता है मैनेजमेंट के लिए कि वो उनको ओवरबर्डन करते हैं, लेस पे करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसीलिए मेंटल रेवोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉपरेशन बना के रखना बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट और अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना। तो ये थी FW टेलर की, हमने उनके प्रिंसिपल्स भी कर लिए हैं, टेक्निक्स भी कर ली हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने बहुत अच्छे से इनको करना है, जिनके ऊपर आपके केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे।
अब लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ जस्ट फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, जो इनकी हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि आप वैसे भी कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों के सिद्धांतों में क्या फ़र्क है। तो डिफरेंस देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम बेसिक्स के पॉइंट के साथ डिफरेंस जो है इनका डिस्कस करेंगे, फ्यूल एंड टेलर। अब कंसर्न क्या था, फ्यूल के प्रिंसिपल का क्या कंसर्न है, विद द मैनेजमेंट एफिशिएंसी, एंड जो टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक है वो किसके साथ कंसर्न रखते हैं, वर्कर की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है। लेवल, ही डिजाइन अ प्रिंसिपल फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स जो फ्यूल ने प्रिंसिपल्स डिजाइन किए हैं वो ज्यादातर किसके लिए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, और जो टेलर ने किए हैं वो किसके लिए हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। फोकस, फ्यूल का फोकस किस पे था, इम्प्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टन प्रिंसिपल वॉज हिज मेन फोकस, कि उनका मेन फोकस क्या है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। इस वर्ड को आपने याद रखना है कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। और यहाँ पे फॉर हिम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन वॉज मेन फोकस। तो टेलर का मेन फोकस क्या था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, काम को सिंप्लीफाई करके। पर्सनैलिटी, he developed the personality of a researcher and was called a father of journal management. This is a very important question जो आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जो फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल, उनको कैसे जाना जाता है, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने याद रखनी है इनकी क्या है, फ्यूल्स मेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। फ्यूल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, और टेलर की मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी डेवलप किए हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स भी। 6, यूनिटी ऑफ कमांड, जो फ्यूल हैं वो स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करते हैं, फॉलो दिस प्रिंसिपल्स, 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। एंड Taylor did not follow this principle, instead he insisted on minimum 8 bosses। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल किस में पढ़ा था, फ्यूल के अंदर। वो क्या कहते हैं कि आपको ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से ही मिलना चाहिए, पर हमारे टेलर के प्रिंसिपल अभी आप क्या पढ़ के आए हो, जहाँ पे आपने फंक्शनल फोरमैनशिप वाला पॉइंट पढ़ा है, तो उन्होंने कितने बॉस हमें सजेस्ट कर दिए, 8 बॉस, जो हर बॉस जो है अपने फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। ठीक है। 7th, applicability means his principles are applicable universally से बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली, चाहे आपका आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो चाहे नॉन बिजनेस है, सभी में एप्लीकेबल होंगे। पर जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि आपकी अगर कोई प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि आपने जितने ज़्यादातर वर्ड्स पढ़े हैं वो फोरमैनशिप के हैं ना, फैक्ट्री जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रही है एक चीज़ की, तो उनके प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, ही डेवलप द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। फ्यूल ने किसकी थ्योरी डेवलप की है, फंक्शनल मैनेजमेंट की, और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है जी, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैंने आपके सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। आई होप इस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर की केस स्टडीज़ भी डिस्कस करूंगी, जिससे आपको ये चैप्टर जो है वो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन से मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।